हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेट इज़ कंसोलिडेशन। सो ये आपका सिर्फ जियोटेक में नहीं, पूरे सिविल में, अगर सिविल में आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे गेट हो लो, पीएससी ले लो या ईएस ले लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आना ही आना है। चाहे अगर 2 मार्क्स में नहीं आ रहा है तो 1 मार्क्स में आएगा, 1 मार्क्स में नहीं आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। मैं 90% 90 to 95% चांस है इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही है ना। 5% हो सकता है कभी अलग तरीके से आ जाए क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन तो हमेशा आता है। किसी सेट में तो ये 3 क्वेश्चन एक ही सेट में आया है, 3 क्वेश्चन, और वो भी नहीं कि 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स की। तो टोटल अगर आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे एक ही सेट में, 3 क्वेश्चन आए थे 6 मार्क्स के, तो 100 मार्क्स में अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में से आ गया तो आप ही सोच लो अपने तरीके से कि कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप देख लेना, चेक कर लेना कि इससे कितने सारे क्वेश्चंस है, कितने क्वांटिटी वाइज है, क्वालिटी वाइज है। क्वालिटी वाइज देखोगे तो 2-3 फॉर्मूला है, भले आपको ये इसका कंटेंट ज़्यादा लगेगा, अब जब सॉल्व करने जाओगे ना तो 2-3 फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, उसी में से ही क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल छोड़ के मत जाना, मैक्सिमम इंपॉर्टेंस देना इसको, है ना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो कंसोलिडेशन से पहले हम देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच कंप्रेशन अकर्स। अगर किसी चीज़ में या सॉइल में कंप्रेशन हो रहा है तो उसी को कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसा नाम वैसा काम, जैसा आपका नाम है जैसा वैसी काम है। कंप्रेसिबिलिटी तो कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब सॉइल में आप लोड लगाएंगे तो कुछ सेटलमेंट होगा या कंप्रेशन होगा, तो यही आपको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसी प्रॉपर्टी को हम कंप्रेसिबिलिटी बोलेंगे। अब किस में ज़्यादा होगा? ग्रेवल में कम होगा, सैंड में। आप देखते होंगे ना, अगर बड़ा पत्थर ले लो और आप क्ले ले लो या सैंड ले लो, फिर सभी में आप हाथ से फोर्स लगाओ तो किस में सबसे ज़्यादा कंप्रेशन होगा? ऑब्वियसली क्ले सबसे ज़्यादा आपका ढसेगा या नीचे जाएगा या सेटलमेंट होगा क्ले में, तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा? क्ले में सबसे ज़्यादा होगा। और जैसे ग्रेवल लेते हैं, जिससे आपका गिट्टी बोलते हैं, है ना, बड़ा गिट्टी, जिससे छत की ढलाई होती है, बोल्डर या जो बोलना हो, उसको आप कंप्रेस करोगे तो होगा क्या? वो कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है। अब जो कंप्रेशन ऑफ सॉइल है वो किस कारण से होता है? कंप्रेशन ऑफ सॉइल इज ड्यू टू, अब ये मेनली 2 कारण से होता है। फर्स्ट है कंप्रेशन एंड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम वॉइड्स। अगर उसमें सपोज आपका सॉइल है, ठीक है, सॉइल है तो उसमें एयर तो होगा ना, वॉइड्स होंगे, वॉइड्स में क्या होगा? एयर होगा। अगर उसको फोर्स लगा रहे और एयर नहीं कर रहा है, एयर रिलीज हो रहा है, तो उसको इसके कारण कंप्रेशन हो सकता है। ठीक है, और जब एयर नहीं कर रहा है ना तो उसको बोलते हैं हम कॉम्पैक्शन। इसको हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे कंप्रेशन। लेकिन ये भी तो बोल सकते हैं, वॉइड्स में सिर्फ एयर तो नहीं है, तो वाटर भी होता है। ठीक है, वाटर भी, तो अगर वाटर निकले, अगर आपका वाटर निकले, वाटर, तो आपका ये क्या होगा? ये होगा कंसोलिडेशन, है ना, कंसोलिडेशन। ठीक है, तो कंप्रेशन 2 तरीके से हो गया। अगर आपने सॉइल में फोर्स लगाया तो या हो सकता है या तो एयर निकले या आपका वाटर निकले। एयर निकल रहा है तो उसको कॉम्पैक्शन बोलते हैं, अगर वाटर निकलता है उसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो कॉम्पैक्शन को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में कंसोलिडेशन पढ़ेंगे। तो एस्केप ऑफ पोर वाटर। ठीक है, सेकेंड, अब इसमें एक नोट है, कंप्रेशन ऑफ सॉलिड ग्रेन्स। अब कुछ लोग बोलेंगे एयर तो नहीं कर रहा है, वाटर भी नहीं कर रहा है, ठीक है, इससे कंप्रेस हो रहा है। अब जो सॉइल पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स या आपके वाटर के पार्टिकल्स है, वो भी तो कंप्रेस हो सकते हैं ना। वो भी खुद में, सपोज आपका सॉलिड पार्टिकल्स इतना है, वो उसमें कुछ फोर्स लगाए तो वो कंप्रेस होकर इतना नहीं हो सकता क्या? नहीं, वो आपका कंप्रेशन ऑफ सॉलिड ग्रेन्स एंड वाटर इज नेग्लिजिबल, वो आपका नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। क्यों? क्योंकि उसका स्टिफनेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो स्टिफनेस आप आगे दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। इसका स्टिफनेस ज़्यादा होगा तो ये आपका कंप्रेशन नेग्लिजिबल होगा या फिर कम होगा। ठीक है, तो कंप्रेशन इज ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ एयर और एक्सपल्शन ऑफ वाटर। अगर एयर के कारण हो रहा है तो ये आपका हो गया कॉम्पैक्शन। ठीक है, और आपका वाटर के कारण हो रहा है, ये आपका हो गया कंसोलिडेशन। ठीक है, तो हम फोकस करेंगे कंसोलिडेशन में, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ए वाटर नहीं कर रहा है तो कंसोलिडेशन को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कंप्रेशन ऑफ सॉइल, कंप्रेशन तो होना चाहिए, ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर। कंप्रेशन ऑफ सॉइल होना चाहिए लेकिन वो एयर से नहीं होना चाहिए, वो आपका सिर्फ वाटर से होना चाहिए। ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर अंडर स्टैटिक लॉन्ग टर्म लोडिंग।
अंडर स्टैटिक लॉन्ग टर्म लोडिंग। अब स्टैटिक लॉन्ग टर्म लोडिंग क्या है, सपोज ये आपका ग्राउंड सरफेस है ना, लॉन्ग टर्म स्टैटिक, तो सपोज यहाँ पर लोड लगा है, सपोज यहाँ पर कुछ बुलडोजर रख दिए, ये आपका लॉन्ग टर्म मतलब बहुत टाइम के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 मिनट में लगाए तुरंत वहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। लॉन्ग टर्म ऑफ स्टैटिक मतलब ये नहीं होना चाहिए कभी इसको यहाँ रखे, कभी इसको यहाँ मूव कर दी, कभी यहाँ मूव कर दी, ये यहाँ पर इसी पोजीशन में होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो स्टैटिक लॉन्ग टर्म लोडिंग। अब ये बहुत लंबे टाइम तक रख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये आपका स्लो प्रोसेस हो गया। और ये किस में अकर होता है, अकर्स इन लो परमेबल सॉइल, सिर्फ लो परमेबल सॉइल में होता है। लो परमेबल सॉइल का एग्जांपल आपका क्ले, तो सिर्फ और सिर्फ ये कंसोलिडेशन आपका क्ले में ही पॉसिबल है, कंसोलिडेशन आपका सिर्फ क्ले में होता है, ये ध्यान रखना है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं, सपोज आपका ग्राउंड सरफेस है ना, यहाँ पर आपका ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पर इसको अलग बनाते हैं, सपोज आपका यहाँ पर सॉइल है, ठीक है, सैचुरेटेड है तो पानी भी होगा, ठीक है, करेक्ट है। अब इसमें हम पीजोमीटर इंस्टॉल किए, किसी डेप्थ पे पीजोमीटर इंस्टॉल किए, तो सैचुरेटेड है तो वाटर लेवल सिर्फ यहीं तक आएगा ना, सिर्फ यहीं तक आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल लोड लगाऊं सपोज क्यू, तो अब जो वाटर लेवल है ना, वाटर लेवल वो ऊपर राइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो इनिशियल लेवल था, इनिशियल या पोर वाटर प्रेशर, ये एक्चुअल पोर वाटर प्रेशर था ना, इसको यू से लेंगे। अब जो इंक्रीज हो गया, ये हो गया आपका यू डैश, ये हो गया एक्सेस पोर वाटर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, एक्सेस पोर वाटर। सो ये यू डैश को बोलते हैं या फिर यू बार को बोलते हैं, हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपका एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर और हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर, ठीक है, ये हुआ। इसको यहाँ पर भी बताया गया है, जो आपका फोर्स लगा है तो इसका पीजोमीटर का हाइट राइज हो जाएगा, और वो एक्सेस जो राइज होगा उसको यू डैश से करेंगे। तो जो यू है ओरिजिनल है उसका तो हम पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं, पोर वाटर प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और जो यू बार है, सॉरी यू डैश है, यू बार है, वो आपका एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, वो आपका पोर वाटर प्रेशर से ज़्यादा हुआ, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, और उसको हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा है तो उसके कारण क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज आती है ना विद टाइम, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम आपका बहुत हाई है, तो आप देखेंगे कि अलग अलग टाइम में क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज होती है। तो इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग तो आपका जो एक्सेस, जो आपका क्यू है ना, अब जैसे सॉइल में क्यू लगा है, सपोज ये इनिशियल सॉइल है, इसमें कुछ आपका वाटर है, तो आपका कुछ यू होगा, एक्सेस नहीं, पोर वाटर प्रेशर होगा, ठीक है, कुछ आपका अफेक्टिव स्ट्रेस होगा, कुछ आपका टोटल स्ट्रेस होगा, ठीक है। टोटल स्ट्रेस क्या होगा, यू बाय यू डैश, ठीक है। ये ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ सॉइल है, ये सेल्फ वेट ऑफ सॉइल है। अगर मैं बोलूँ कि यू एक्सटर्नल लोड लगाए तो इसके कारण एक्सटर्नल फोर्स जनरेट हुआ, उसके कारण एक्सटर्नल स्ट्रेस आएगा, तो सिर्फ हम अफेक्ट क्यू के कारण देखेंगे, तो यहाँ पर हम यू बार या यू डैश को देखेंगे, है ना, कि कितना आया ड्यू टू क्यू ओनली। फिर इफेक्टिव स्ट्रेस को देखेंगे ड्यू टू क्यू ओनली, और सिग्मा देखेंगे ड्यू टू क्यू ओनली। अब ये इसमें ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ सॉइल अभी इग्नोर कर रहे हैं, उसको नेग्लिजिबल ले रहे हैं। तो इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग तो हम देखें जैसे क्यू लगा, यू डैश यू बार बढ़ गया, मतलब प्रेशर किस में बढ़ा, वाटर में बढ़ गया, तभी ये राइज हो ना। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल जो स्ट्रेस है, इनिशियल लोड है, वो कौन लेता है, वो आपका वाटर लेगा, इनिशियल लोड आपका वाटर लेगा, सॉइल नहीं लेता, ये ध्यान रखना। जैसे ही आप कुछ एक्सटर्नल लोड लगाए, इनिशियल लोड आपका वाटर लेगा, सॉइल नहीं लेता, ठीक है, सॉइल नहीं लेता, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जीरो, ड्यू टू सिर्फ एक्सटर्नल लोड बोल रहे हैं। अगेन अगर आपका सेल्फ लेट लेते तो आपका गामा डैश, गामा सबमर्ज्ड इनटू हाइट, जिस हाइट पे निकाल लें, ठीक है, इसको सपोज किसी भी हाइट पे निकाल लें, सपोज यहीं पर निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ध्यान रखना सिर्फ ड्यू टू क्यू के रेस्पेक्ट में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, दोनों का समेशन, तो क्यू हो गया, क्यू लोड लगाए आपका क्यू स्ट्रेस हुआ, क्यू आपका यहाँ पर स्ट्रेस लगाए तो क्यू आपका क्यू प्रेशर का लोड लगाए तो यहाँ पर क्यू आपका इफेक्टिव स्ट्रेस हुआ, है ना, सॉरी टोटल स्ट्रेस हो गया, ये तो होना ही था, टोटल स्ट्रेस यहाँ पर इक्वल होना चाहिए लोड के, ठीक है। अब ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेशन किसके कारण होता है, एक्सपल्शन ऑफ वाटर, कंप्रेशन तो होना चाहिए लेकिन ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर। अब जब वाटर निकल रहा है तो हम प्रेशर क्या होगा, प्रेशर यहाँ पर यू बार क्या हो जाएगा, लेस देन क्यू हो जाएगा, ठीक है।
लेस देन क्यू। लेकिन लेस देन क्यू, लेकिन टोटल स्ट्रेस तो हमेशा क्यू होना चाहिए, तो बढ़ेगा क्या, तो धीरे धीरे क्या है, जो आपका प्रेशर रहेगा ना वो आपका सॉइल्स में जाना शुरू कर देगा, सॉइल्स में, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स में या आपका सॉलिड ग्रेन्स में। सॉलिड ग्रेन में जा रहा है तो अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा है, वो आपका इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे ड्यूरिंग कंसोलिडेशन। टोटल क्या हो, टोटल तो हमेशा कांस्टेंट होगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब एट द एंड ऑफ कंसोलिडेशन, एट द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन आपका वाटर पूरा निकल गया, वाटर पूरा नहीं निकलेगा, मैक्सिमम जितना निकल सकता है निकल गया, ठीक है, जितना निकल सकता था निकल गया, तो यू बार कितना हो जाएगा, 0। अब उसमें कोई प्रेशर नहीं है, तो पूरा प्रेशर कहाँ ट्रांसफर हो गया, सॉइल पार्टिकल्स या सॉलिड ग्रेन्स, तो सिग्मा डैश इज इक्वल टू क्यू हो गया, लेकिन टोटल अभी भी क्यू है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज हो गया, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस और आपका टोटल स्ट्रेस ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, और ये सिर्फ ड्यू टू क्यू, सल्फेट ऑफ सॉइल हमें यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे। तो ड्यूरिंग कंसोलिडेशन आपका बोल सकते हैं कि आपका जो यू एक्सेस पोर वाटर प्रेशर ये आपका डिक्रीज होगा, ये आपका इक्वल टू क्यू था, ये डिक्रीज हुआ, ये 0 हो गया। तो कंसोलिडेशन में जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है ना हमेशा डिक्रीज होता है, लेकिन आपका टोटल यहाँ पर अफेक्टिव स्ट्रेस आना चाहिए था, ठीक है, अफेक्टिव स्ट्रेस। लेकिन अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, ये आपका इंक्रीज होता है ना, ये आपका 0 था, ये इंक्रीज हुआ, ये इक्वल टू क्यू हो गया, ये आपका अफेक्टिव स्ट्रेस हमेशा इंक्रीज होता है। टोटल स्ट्रेस आपका कांस्टेंट होता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो ड्यूरिंग कंसोलिडेशन आपका पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज हुआ, अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हुआ, टोटल स्ट्रेस कांस्टेंट रहा, सिर्फ क्यू के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज विद डिक्रीजेस, क्या क्या डिक्रीज होता है, पोर वाटर प्रेशर तो डिक्रीज होगा, परमेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, आपका कंप्रेसिबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है। कंप्रेसिबिलिटी आपका कंप्रेसिबिलिटी सपोज 5 यूनिट तक हो सकता है, अभी 2 यूनिट हो चुका है, मतलब मैक्सिमम और कितना कैपेसिटी 3 यूनिट, फिर कितना हो जाएगा 2, फिर 1, फिर 0, मतलब कैपेसिटी क्या होता है, कम होते जा रहा है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी आपका कम होते जा रहा है। पानी निकलते जा रहा है तो आपका वाटर कंटेंट निकलते जा रहा है, तो आपका डब्ल्यू भी डिक्रीज हो रहा है, आपका वॉइड्स भी आपका कम होते जा रहे हैं, तो ये भी आपका वॉइड रेशियो भी आपका कम होते जा रहा है। पानी भी निकल रहा है, जो वॉइड का स्पेस है ना वो भी, पानी तो निकल रहा है तो दबेगा कब, जब पानी की जगह सॉइल आ जाएगा, तो आपका वॉइड जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो भी कम हो जा रहा है, तो आपका ई भी कम हो रहा है, ई कम हो रहा है तो आपका आपका परमेबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, सॉरी आपका परमेबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है। अब ये तो डिक्रीज वाला देख लिए, अब प्रॉपर्टी क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, एक तो अफेक्टिव स्ट्रेस ही इंक्रीज हो रहा है, आपका धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो सेटलमेंट इंक्रीज हो रहा है, अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है तो आपका शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस सिग्मा डैश आपका 10 ठीक है, ये हम पढ़े हैं ना, नहीं भी अगर याद नहीं है तो आगे और डिस्कस करेंगे। अब ये कोहेजन, ये अफेक्टिव स्ट्रेस, तो क्या बोल सकते हैं, शियर स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका अफेक्टिव स्ट्रेस, तो ये बढ़ रहा है तो शियर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है और आपका गामा डी भी बढ़ेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज विच रिमेन कांस्टेंट, क्या क्या कांस्टेंट होगा, टोटल स्ट्रेस ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर निकल रहा है लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ वाटर अभी भी है, और ऐसा नहीं कि वाटर निकल रहा है वहाँ पर एयर आ रहा है, जितना भी वॉइस प्रेजेंट है ना वहाँ पर पानी ही है, जितना भी थोड़ा बहुत भी है थोड़े में भी पानी है, तो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100 ही होगा, वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन होगा कंसोलिडेशन के बारे में। ये जो 2 पेज पढ़े हैं ना इससे क्वेश्चंस चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। हो सकता है कि 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाए, इससे ज़्यादा इस 2 पेज से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हो सकता है कि आपको इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये इससे हेल्प मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर। अब हम कर्व देखेंगे कुछ, तो पहले देखते हैं ई और सिग्मा डैश कर्व, ई और सिग्मा डैश कर्व मतलब वॉइड रेशियो और अफेक्टिव स्ट्रेस। तो जैसे जैसे हम सपोज ये आपका सॉइल है, ठीक है, ये आपका वाटर है, तो अफेक्ट ड्यूरिंग कंसोलिडेशन अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज करें, लेकिन वॉइड रेशियो क्या होता है, जैसे जैसे अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा पानी निकलते जाएगा, तो वो स्पेस आपका, ये मत समझना कि एयर आ जा रहा है, एयर आएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज ही नहीं होगा, टोटल वॉल्यूम तो कंप्रेशन ही नहीं होगा, तो आपका अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हुआ, पानी निकला, तो पानी जिस जगह में था ना वॉइड्स में, वहाँ पर अब सॉलिड ग्रेन्स आ गए, है ना, जो ऊपर के सॉलिड ग्रेन्स वो नीचे सेटल होना शुरू हो गए, मतलब कुछ वॉल्यूम चेंज हुआ, है ना, वॉल्यूम चेंज हुआ मतलब क्या हुआ, वॉइड आपका कम हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कंप्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, तो आपका ई क्या है, डिक्रीज हो गया। तो इसके भी ये क्या है बोल सकते हैं, सिग्मा सेज इफेक्टिव स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना,
ये आपका ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बना। ये आपका ई हो गया, ये आपका सिग्मा डैश हो गया। अब जब इसका जो स्लोप है ना, इसका स्लोप तो हम बोलेंगे कि जो इसका स्लोप हम बोल देंगे तो चेंज इन डेली बाय चेंज इन सिग्मा डैश इज इक्वल टू एवी। एवी को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब इसमें इसको हम हाँ, यहाँ पर स्लोप क्या है, यहाँ पर कुछ वैल्यू है, यहाँ पर देखें तो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर देखें तो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर आपका कांस्टेंट हो रहा है। तो एवी क्या हो रहा है, ये आपका विद टाइम ये डिक्रीज हो रहा है, एवी डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपका कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो एवी जैसे जैसे सिग्मा डैश बढ़ रहा है, जैसे जैसे सिग्मा डैश यहाँ पर बढ़ रहा है, एवी यहाँ पर डिक्रीज हो जा रहा है, ई भी डिक्रीज हो रहा है और आपका एवी भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का हो गया। अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं, दूसरा है आपका ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश। तो अभी हम बनाए थे ई वर्सेस एवी। तो कभी आप पहले भी देखे होंगे, सपोज ये इसका यूनिफॉर्म नहीं था, है ना, तभी आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा था, मतलब अलग अलग ये जो प्लॉट बना रहे थे, सॉरी ये आपका सिग्मा डैश है, ये आपका सिग्मा डैश है, यहाँ पर कुछ 5 का डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर कुछ 20 का डिफरेंस होगा, तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस नहीं था, तो इसको यूनिफॉर्म बनाने के क्या लेते थे, लॉग लेते थे। तो ये जो अब ग्राफ आएगा ना, ये आपका स्ट्रेट हो जाता है, ये आपका ई है, तो ये आपका स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश, ये आपका ई, ये आपका स्ट्रेट लाइन हुआ। स्ट्रेट लाइन हुआ मतलब जैसे जैसे सिग्मा डैश इंक्रीज कर रहे हैं, इधर शिफ्ट हो रहे हैं, स्लोप क्या है आपका, कांस्टेंट ही है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, तो सीसी आपका कांस्टेंट है। सीसी को क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी सीसी को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स, ध्यान देना, है ना। अभी सिर्फ कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो एवी हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और सीसी हो गया कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स, ठीक है। तो ये आपका ये हुआ। अब यहाँ पर देखें इसका वैल्यू क्या होगा, सीसी इज इक्वल टू एवी इज इक्वल टू हुआ सिग्मा ई बाय सिग्मा, सॉरी चेंज इन सिग्मा डैश, ठीक है, ये हुआ। अब सीसी क्या होगा, ये चेंज इन ई तो होगा बाय चेंज इन लॉग ऑफ सिग्मा डैश, ये हुआ, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, ई, सपोज ये आपका हुआ E2, ये हुआ E1, तो E2 के रेस्पेक्ट में, सॉरी ये आपका ले लेते हैं E0 ले लेते हैं, इनिशियल, इनिशियल, ये आपका फाइनल, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल है, सॉरी ओरिजिनल है E0, आपका कंप्रेशन हो रहा है ना, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वॉइड रेशो कम हो रहा है, तो पहले आपका ज़्यादा होना चाहिए, तो ओरिजिनल में क्या है आपका ज़्यादा है, बाद में कम हो रहा है, तो ये आपका ओरिजिनल हुआ। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, ये लॉग ऑफ सिग्मा डैश ओरिजिनल और ये लॉग ऑफ सिग्मा डैश फाइनल, ठीक है, ये हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं सी सी इज इक्वल टू E0 माइनस ई फाइनल बाय, ये डेल है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ सिग्मा डैश आपका फाइनल माइनस लॉग ऑफ सिग्मा डैश ओरिजिनल। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ओरिजिनल पहले, यहाँ पर फाइनल पहले है ना, ये ध्यान रखना। तो इसको ये लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, लेकिन आपका ये ऊपर वाला तो ठीक है, ऊपर वाला तो E0 माइनस ई एफ या फिर चेंज इन ई, ये तो एक ही बराबर है। इसको क्या लिख देंगे, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग बी, ये क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी, तो ये हो जाएगा सिग्मा डैश फाइनल बाय सिग्मा डैश ओरिजिनल। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स हो गया, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स, ठीक है, ये यहाँ पर है। तो एवी के बीच में ग्राफ बना है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का ग्राफ बना है, तो ये बिटवीन ई एंड सिग्मा डैश हुआ, तो ये आपका डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा डैश, तो एवी इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ई बाय डेल ऑफ सिग्मा डैश, ठीक है। अब हम इसको स्ट्रेट लाइन करना चाहते हैं, स्ट्रेट लाइन करने के लिए क्या कर दिए, इसको लॉग कर दिए, लॉग कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा, सी सी इज इक्वल टू डेल ई बाय लॉग ऑफ सिग्मा डैश फाइनल बाय सिग्मा डैश ओरिजिनल, ठीक है, ये हुआ, ये आपका
कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स है। या डेल ई को क्या लिख सकते हैं, सी सी बाय लॉग ऑफ सिग्मा डैश फाइनल बाय सिग्मा डैश ओरिजिनल। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे यूज आएगा इसका, है ना। तो ये हुआ। अब कुछ लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ए वी में लॉग था कि नहीं था, ए सी सी में आपका लॉग था कि नहीं था। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये ई सिग्मा एस ई एस का एग्जाम क्या है, बहुत टफ रहता है, टफ रहता है। तो आपको टीवी भी क्या है, थोड़ा टीवी देखना है ना, कम करना पड़ेगा। टीवी में क्या होता है, ऑडियो भी रहता है, आपका वीडियो भी रहता है। तो ए वी ई एस, ए वी से क्या याद आ रहा है, ई एस आ रहा है। तो ए वी इज इक्वल टू ई से आपका चेंज इन वॉइड रेशो, ठीक है, चेंज इन ई, और इसमें आपका चेंज इन सिग्मा डैश। तो ए वी इज इक्वल टू, कब ए वी बंद का कम करना है हमें, जब ई एस का एग्जाम देते हैं ना, तब कम करना है। तो यहाँ पर डेल लगा दो, यहाँ पर डेल लगा लो। एस से क्या होता है आपका सिग्मा डैश, ठीक है, एस से आपका सिग्मा डैश, ठीक है, सिग्मा एस। तो ये ए वी इज इक्वल टू डेल ई बाय डेल सिग्मा डैश हो गया। ऐसा कुछ आप याद कर सकते हो। अब ये सी सी है, सी सी में लॉग आ रहा है, लॉग लोग, लोग क्या है, आजकल चेयर कार में ट्रेवल कर रहे हैं, लोग आजकल चेयर कार में ट्रेवल कर रहे हैं। तो सी सी इज इक्वल टू डेली लॉग, लॉग जहाँ पर भी आएगा वहाँ सी सी आ जाएगा, सिग्मा डैश फाइनल बाय सिग्मा डैश ओरिजिनल, ठीक है। अब ओरिजिनल तो है आपका फैक्टिव स्ट्रेस ओरिजिनल कंडीशन में। अब जब एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं तो सिग्मा डैश आपका कुछ चेंज हो रहा है। एक्सटर्नल लोड क्या हो रहा है, तो सिग्मा डैश को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डैश ओरिजिनल तो रहेगा प्लस चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस। चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस कितने अमाउंट का हम यहाँ पर अफेक्टिव स्ट्रेस लगा रहे हैं, है ना। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं सिग्मा डैश फाइनल को, ठीक है। ये आगे और अच्छे से पढ़ें, ये देखेंगे कि ये दोनों फॉर्मूला का यूज आ रहा है, ठीक है। अब हम सी सी कंप्रेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स तो बोल लिया, ये आपका कांस्टेंट रहता है। तो ये सॉइल के लिए, अब पर्टिकुलर सॉइल के लिए कांस्टेंट रहेगा। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये रिमोल्डेड क्ले और आपका एनसीसी, तो दोनों में क्या आ रहा है, डब्ल्यू एल माइनस 10, तो लिक्विड इंडेक्स आपका 10 हुआ, लिक्विड इंडेक्स माइनस 10 हुआ। अब जब पानी खरीदते कितने रुपए का खरीदते हैं, 10 रुपए का, 10 रुपए का खरीदते हैं ना, तो आप लिख देंगे यहाँ पर डब्ल्यू एल माइनस 10, ठीक है, डब्ल्यू एल माइनस 10। पानी अब 10 रुपए का खरीदते हैं तो लिक्विड लिमिट माइनस 10, तो इंटू 0.009 करेंगे तो ये हो जाएगा सी सी। ये किसके लिए एनसीसी, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, ये हम पढ़ेंगे क्या होता है। और ये फील्ड कंसोलिडेशन के लिए होता है ना, फील्ड कंसोलिडेशन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोनों में से। ऑल्दो ये दोनों याद नहीं करोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन अगर स्टिल याद करना तो दोनों में से ये याद कर लेना। और ये आपका कभी कभी क्या रहता है, ऑल्दो गेट में तो नहीं पूछा है, दूसरे एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको देख लेना, आपके ऊपर है याद करना है कि नहीं करना है। तो एक में 0.009 रहता है, एक में 0.007 रहता है। ये आपका रीमोल्डेड क्लेज, ठीक है, रीमोल्डेड क्लेज। अब डब्ल्यू एल माइनस 20 10 रुपये के पानी, ये तो याद हो गया। अभी 7 टर्नों को कैसे याद करोगे, मोल्डेड, री को हटा देते, मोल्डेड M 1 2 3 4 5 6 7 7, मोल्डेड में कितने वर्ड्स के 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 री, उसमें 2 ऐड कर दो तो 0.009 हो जाएगा, है ना। तो रीमोल्डेड में है 7, उसमें 2 ऐड कर दोगे तो 0.009, तो एनसीसी और फील्ड कंसोलिडेशन हो गया, ठीक है। और ये डब्ल्यू एल माइनस 10 10 रुपये का आपका पानी लेते हैं, या आप बोलते हैं ना 10 रुपये की पेप्सी मेरा भाई सेक्सी, है ना, आप ऐसा बोलते होंगे, तो वैसा भी याद कर सकते हैं जिसको जैसा याद करना हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। आपका ये तो यहाँ तक कवर हो गया। अब आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज या फिर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। अगेन कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ पर क्या देखिए, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ पर क्या देखिए, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स। अब क्या देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज या फिर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, MV, ठीक है। तो MV कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज या वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, V आ रहा है ना, तो V तो आएगा ही, तो हम ऊपर नीचे V लिख देते हैं, डेल V बाई V नॉट, ये हो गया, है ना, डेल V बाई V नॉट, ठीक है। अभी तक फॉर्मूला जो भी देखे, क्या क्या देखे, AV क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, तो ये क्या था, सिग्मा E बाई डेल E बाय डेल सिग्मा डैश था। फिर आप CC डेल E बाय लॉग ऑफ सिग्मा डैश फाइनल बाय सिग्मा डैश ओरिजिनल,
तो दोनों फॉर्मूला में आपका सिग्मा डैश आ रहा था ना डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। सिग्मा डैश आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, सिग्मा डैश अफेक्टिव स्ट्रेस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ये आपका नीचे में लिख दी। तो वी आ रहा है तो वी तो हम लिखेंगे ही, डेल वी बाई वी नॉट चेंज इन वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम बाय चेंज इन आपका अफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़े हैं, अगर आपको याद होगा सेकंड चैप्टर में, डेल वी बाई वी नॉट क्या होता है आपका, डेल वी बाई वी नॉट होता है आपका, सॉरी पहले इसको ऐसे लेते हैं, वी टू बाई वी वन क्या होता है आपका, वी टू बाई वी वन 1 प्लस ई टू बाई 1 प्लस ई वन, ये रहता है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस ई। ये हम पढ़े हैं, ठीक है। नहीं पढ़े तो ऑब्वियसली पढ़े तो ही, अगर याद नहीं है तो आप अभी याद कर लेना। और ये आपका कब आता था, ये आपका ड्राई वाले में यूज़ आता था, ठीक है, अगर याद हो रहा होगा तो। या फिर कॉम्पैक्शन, उसमें आपका यूज़ आता था कि आपका एक जगह से दूसरी जगह सॉइल ले जा रहे हैं, तब आपका ये फॉर्मूला आता था। दूसरा एक और फॉर्मूला होता था, तो आप रेफर कर लेना नोट से, ठीक है। यहाँ सिर्फ इसी का यूज़ है। तो वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू 1 प्लस ई टू बाई 1 प्लस ई वन। अब मैं चेंज इन वॉल्यूम बाय आपका वी नॉट करूँ, तो वी नॉट तो 1 प्लस ई नॉट, तो ये तो आएगा इसके कारण। अब चेंज इन वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, तो वी टू माइनस वी वन करूँगा तो क्या होगा, 1 प्लस ई टू माइनस 1 माइनस ई वन, तो 1 1 कैंसिल हो गया, ये क्या होगा चेंज इन ई, तो ये क्या हो जाएगा चेंज इन ई। तो डेल वी बाई वी नॉट इज इक्वल टू डेल ई बाई 1 प्लस ई नॉट, ठीक है, ये हुआ। अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एम वी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज क्या हो गया, डेल ई बाई 1 प्लस ई नॉट, और यहाँ पर चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस, ये हुआ, ठीक है। लेकिन आपका ये क्या होता है, चेंज इन वॉइड रेशियो बाय चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस, ये होता है आपका यहाँ से यूज़ करके आपका कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। सो इसको लिख सकते हैं ए वी बाय 1 प्लस ई नॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद तो करना ही है ना, फॉर्मूला तो याद करना ही है, फॉर्मूला तो छोड़ के जाना ही नहीं है। यहाँ से आप ये डेराइव कर सकते हैं, है ना, ये तो आपको पढ़ाया गया, इसको आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना तो आपको ये मिल जाएगा। अब ये आपको पता है क्या होता है, तो ये हो जाएगा ए वी बाई 1 प्लस ई नॉट, ठीक है। अब जब ए वी का ग्राफ देखे थे, सपोज ए वी का ग्राफ देखे थे, तो ऐसा इन्वर्स रिलेशन बना था, मतलब ये आपका चेंज होते जा रहा था। तो जैसे ही आपका सिग्मा इंक्रीज कर रहे थे, आपका अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे थे, ए वी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ए वी आपका डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पर ई नॉट क्या इनिशियल वॉइड रेशियो, ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा ना, तो एम वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वी, तो ए वी डिक्रीज हो रहा है तो एम वी भी क्या हो जाएगा, ये आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एम वी तो है, तो आपका डेल वी बाई वी नॉट और आपका अफेक्टिव स्ट्रेस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो सब जगह अफेक्टिव, नीचे डिनोमिनेटर में अफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो एम वी इज इक्वल टू डेल वी बाई वी नॉट इनटू चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस। अब इसको डेल वी बाई वी नॉट को क्या लिख सकते हैं, डेल वी बाई 1 प्लस ई नॉट, तो इसको यहाँ से इधर गए, ये डराइव करके ये आए, इसको ये लिख सकते हैं। तो डेल ई बाई 1 प्लस ई नॉट इंटू डेल, ये आपका सिग्मा है, सिग्मा डैश, तो ये डेल ई बाई डेल सिग्मा डैश क्या होता है, ए वी बाई 1 प्लस ई नॉट, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और है डेल वी बाई वी नॉट, अच्छा इसको आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप ये फॉर्मूला, ये और ये कहाँ से डराइव हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अभी हम क्या पढ़े, डेल वी बाई वी नॉट इज इक्वल टू डेल ई बाई 1 प्लस ई नॉट। वॉल्यूम क्या होता है, आपका एरिया इंटू हाइट। अगर आपका कंप्रेशन हो रहा है ना, कंप्रेशन या कंसोलिडेशन जो भी, तो आपका एरिया चेंज नहीं होता, एरिया कांस्टेंट होता है, सिर्फ हाइट चेंज होता है। तो डेल वी को क्या लिख सकते हैं, डेल वी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डेल एच, ये लिख सकते हैं, ठीक है। वी नॉट को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एच नॉट, तो एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल एच बाई एच नॉट इज इक्वल टू डेल ई बाई 1 प्लस ई नॉट, ये हो गया। तो डेल एच क्या हो जाएगा, डेल एच इज इक्वल टू एच नॉट डेल ई 1 प्लस ई नॉट, ये लिख सकते हैं। तो डेल एच क्या है आपका, कितना सेटलमेंट हो रहा है या कितना कंप्रेशन हो रहा है ना, कितना कंसोलिडेशन हो रहा है। सो डेल एच और एस एफ इज इक्वल टू एच नॉट डेल ई बाय 1 प्लस ई नॉट, ये हो गया, ठीक है। लेकिन डेली को क्या लिख सकते हैं, डेली को क्या लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इनटू लॉग ऑफ सिग्मा डैश फाइनल बाय सिग्मा डैश ओरिजिनल। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आपका एच नॉट सी सी बाय 1 प्लस ई नॉट, 1 प्लस ई नॉट, तो पहले से लॉग 10 ऑफ सिग्मा डैश बाय फाइनल बाय सिग्मा डैश ओरिजिनल,
ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी फॉर्मूला से बनेंगे, ठीक है। तो ये आप डराइव करके कर सकते हो, इसलिए मैं ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, जितना कम ट्रिक्स रखोगे ज़्यादा अच्छा है। तो आपको पता है कि ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये आपको ये पता है ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये तो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, है ना, सेकंड चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया। डेली का यूज़ करके, डेली हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन में, इसका यूज़ हम कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन में कर चुके हैं। जहाँ लोग ट्रैवल करते हैं, लोग किसमें आजकल चेयर कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो सीसी के जगह सीसी जब भी यूज़ करेंगे वहाँ लॉग आएगा, और डेली बाय डेल एफ तो था ही, ठीक है। तो ये आपका, लेकिन डेल एफ क्या होता है, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, कितना अमाउंट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस ऐड कर रहे हैं, तो ये डेल सिग्मा डेल डैश हो गया, ठीक है, ये हुआ। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना ही करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला बुक बनाना एसेंशियल है। फॉर्मूला बुक बनाओ, हर चैप्टर के सिर्फ फॉर्मूलाज लिखो, ठीक है। फॉर्मूलाज को रोज रिवाइज करो, रोज डेली रिवाइज करना है। डेली पूरा फॉर्मूला याद नहीं करना, आधा घंटा करो, आधा घंटा में जितना भी आपका रिवाइज कर पा रहे हो, अगले आधे घंटे फिर आप जो रिवाइज नहीं कर पा रहे हो उसको करो, है ना। ऐसे करके लाइन से कवर करते जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, एम वी इज इक्वल टू क्या है, एम वी, वी आ रहा है तो वी तो आएगा ही, डेल वी बाई वी डे बाय सिग्मा, आपका ये हुआ, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, डेल वी बाई वी नोट को क्या लिख सकते हैं, डेल एच बाई एच नोट, और सिग्मा ये तो रहेगा ही। ये क्या है, ये आपका सेटलमेंट है ना, सेटलमेंट है ना, तो ये इज इक्वल टू है एम वी एच नोट आपका चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस। ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया। तो ये 3 फॉर्मूला है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है। बाकी ऐसा नहीं ये इंपॉर्टेंट है इसको याद नहीं करोगे, ये अगर ये याद हो जा रहा है ना तो ये सब भी याद हो ही जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से ही कनेक्टेड है, एक दूसरे से ही डराइव हो रहे हैं, तो कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। अब फॉर अ गिवन सॉइल ए वी एंड एम वी आर नॉट कॉन्स्टेंट, अभी आप पढ़े थे ना कि ए वी का ग्राफ क्या है, ये आपका डिक्रीज हो रहा है, और आपका एम वी क्या है, एम वी इज इक्वल टू ए वी बाय 1 प्लस ई नोट, ये फॉर्मूला भी डराइव किया ना, तो एम वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वी, ई नोट तो आपका कांस्टेंट है, तो ए वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी, तो आपका ए वी डिक्रीज हो रहा है तो आपका एम वी भी डिक्रीज होगा ही। ए वी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। और आपका एम वी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। ऐसे सब याद करते जाओ, धीरे धीरे हो जाएगा। डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सिग्मा डैश, ठीक है। और सी सी क्या है, ऑलवेज कॉन्स्टेंट, सी सी का ग्राफ क्या था आपका, स्ट्रेट लाइन था, डेली बाय लॉग ऑफ, ठीक है, सिग्मा डैश, है ना, सॉरी डेल नहीं है ये ई है, लॉग ऑफ सिग्मा डैश। लोग चेयर कार में ही ट्रैवल करते हैं, चेयर कार में ट्रैवल करते हैं, तो लोग सी सी चेयर कार ऑलवेज कांस्टेंट, ये आपका ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। फॉर अ गिवन सॉइल, ध्यान रखना एक ही सॉइल के लिए बात कर रहा है, अलग अलग सॉइल के लिए बात नहीं कर रहा होगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेस हिस्ट्री द स्टेट्स ऑफ द सॉइल आर एस फॉलोज। स्ट्रेस हिस्ट्री आपके जो सॉइल है वो 3 टाइप्स में क्लासिफाइड हुए हैं, एक आपका प्री कंसोलिडेटेड और प्री कंप्रेस्ड और ओवर कंसोलिडेटेड। ये कह रहा प्री कंसोलिडेटेड मतलब पहले से ही कंसोलिडेट हो चुका है या पहले से कंसोलिडेटेड है, या प्री कंप्रेस्ड पहले से कंप्रेस्ड है, या ओवर कंसोलिडेटेड, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं ओसी। ये क्या है, सॉइल हैज एवर बीन सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर इन एक्सेस ऑफ इट्स प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर। सपोज अभी एक सॉइल है, अभी को ये सॉइल है, इसमें आप कुछ प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर, कुछ आपका प्रेशर लगा रहे हो, क्यों, लेकिन सॉइल बोले ठीक है आप प्रेशर तो लगाओ, लेकिन क्या है 5 या 10 साल पहले मेरे पास पहले ही इससे ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, तो मैं पहले ही, तो ये मतलब क्या है, क्यू डैश पहले ही हो चुका था, पहले इनिशियल, है ना, अभी नहीं है, पहले हो चुका था, तो ये क्या बोले कि क्यू डैश इज ग्रेटर देन क्यू, जो पहले है ना वो ज़्यादा हुआ था, तो तुम अभी लगाओ मेरे पास स्ट्रेस नहीं है ना। जब आप सपोज किसी चीज़ का, सपोज आप 3rd ईयर या 4th ईयर में होंगे या 3rd ईयर का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो एक तो होता है मेन एग्ज़ाम, एक होता है आपका मिड टर्म, जो बीच में लेते हैं ना मिड टर्म। तो 3rd ईयर का मिड टर्म देंगे तो 2nd ईयर का मेन एग्ज़ाम दे के आए होंगे ना, या एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो भी आपके कॉलेजेस में बोलते होंगे, बिना कॉलेज के तो गेट तो पढ़ नहीं रहे होगे ना, आपका एंड सेमेस्टर तो दिए ही होगे, तो 2nd में सपोज एंड सेमेस्टर एग्जाम में दिए, 3rd ईयर में आप मिड टर्म का एग्जाम दे रहे हो जो 10 मार्क्स या 20 मार्क्स का होता है,
तो क्या बोलोगे, मैं तो ऑलरेडी सेकेंड ईयर का मेन एग्जाम दे के आ चुका हूँ, तो मिड टर्म का तो मेरे पास कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इतना प्रेशर नहीं है, मेरे पास पहले ही ज़्यादा प्रेशर आ चुका है। तो सेम मेरे पास पहले ही ज़्यादा प्रेशर एग्जीक्यूट हो चुका है, ज़्यादा प्रेशर लग चुका है। तो सॉइल हैज़ एवर बीन सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर इन एक्सेस ऑफ इट्स प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर। तो अभी जो प्रेशर लगा रहे हो ना, उससे पहले मेरे पास इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का प्रेशर हो गया था, तो इसको बोलते हैं प्री कंसोलिडेटेड और आपका प्री कंप्रेस्ड, ठीक है, या ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल्स। तो ये हो गया आपका ओसी, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल्स। अब आया नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। अब इसमें क्या है, सॉइल विच हैज नॉट बीन सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ग्रेटर देन प्रेजेंट एग्जिस्टिंग प्रेशर। अब जो प्रेशर अभी लगा रहे हैं ना, उससे पहले जो क्यू डैश है वो आपका इतना नहीं होगा, तो क्यू डैश क्या हो जाएगा, पहले ये इक्वल टू हो जाएगा क्यू डैश इक्वल टू क्यू, मतलब अभी पहले से अब तक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर कितना लगा, क्यू ही लगा है, उससे ज़्यादा आपका पहले कभी नहीं लगा है। जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो चाहे आप पहला मिड टर्म दो या पहला एंड सेमेस्टर दो, प्रेशर तो रहेगा ना, क्योंकि उससे पहले आप कभी मिड टर्म या एंड सेमेस्टर एग्जाम नहीं दिए रहते, ठीक है। तो जो भी इस अब तक इससे पहले जो भी प्रेशर है वो इससे ज़्यादा नहीं लगा है, तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो होता है नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए सॉइल विच हैज़ नॉट बीन सब्जेक्ट टू अ प्रेशर ग्रेटर देन प्रेजेंट एग्जिस्टिंग प्रेशर, ठीक है। जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग प्रेशर लग रहा है वही आपका मैक्सिमम है अब तक, पहले इससे ज़्यादा कभी नहीं लगा है, ठीक है। ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए, ये ओवर कंसोलिडेटेड, पहले आपका ज़्यादा अमाउंट लग चुका है, ठीक है। ओवर कंसोलिडेटेड पहले से ही ज़्यादा कंसोलिडेटेड हो चुका है, पहले से ही ज़्यादा प्रेशर में आ चुका है ना। अंडर कंसोलिडेटेड, अब सॉइल हैज़ नॉट रीच्ड इक्विलिब्रियम अंडर अप्लाइड ओवरबर्डन प्रेशर। सपोज आपका कुछ सॉइल है, वहाँ पर आपका कुछ प्रेशर लगा है, तो वो आपका क्या धीरे धीरे डिफॉर्म हो रहा है, पूरा डिफॉर्म हुआ नहीं है, लोड का इफेक्ट धीरे धीरे आपका हो रहा है, तो अब सेटलमेंट धीरे धीरे अंडर प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम अभी पहुंचा नहीं है, तो इक्विलिब्रियम में पहुंच रहा है, इक्विलिब्रियम में पहुंच रहा है, तो उसको बोलेंगे अंडर कंसोलिडेटेड। अंडर कंसोलिडेटेड मतलब इन प्रोसेस, अंडर प्रोसेस बोलते हैं ना, इन प्रोसेस, तो अंडर कंसोलिडेटेड वो किस केस में होता है, सिर्फ आपका क्ले में होता है, ठीक है। सो ये सिर्फ क्ले में होता है। अब ये तीनों चीज़ को डिफाइन तो कर दिए, लेकिन सपोज आप बोले कि इसको मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा टाइप का सॉइल है ना, तो हम क्या करेंगे, वो निकालेंगे ओवर कंसोलिडेटेड रेशो, ओवर कंसोलिडेटेड रेशो। इसको देखते हैं, OCR, ये क्या है, ओवर कंसोलिडेटेड रेशो इज इक्वल टू सिग्मा डैश सी बाय सिग्मा डैश, ये कुछ नहीं है। सिग्मा डैश सी क्या होता है, आपका प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस मतलब पहले से अब तक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कितना लगा है। सपोज आप 2010 में कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा रहे हो, सपोज आप 100 मैग्नीट्यूड का प्रेशर लगा रहे हो, और यहाँ पर क्या है 100 मैग्नीट्यूड का प्रेशर लगा, ये आपका 2005 है। 2000 में यहाँ पर अगर 200 मैग्नीट्यूड का प्रेशर लगा होगा ना, तो सिग्मा सी हो जाएगा 200, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर अप टिल नाउ, मतलब पहले से अब तक मैक्सिमम प्रेशर कितना लगा है, तो 200 लगा है। सपोज आप 50 लगा रहे हो, 100 बाय 50 नहीं, सपोज आप 50 लगा रहे हो, है ना, इसको हटा दे, सपोज आप 50 लगा रहे हो। सो पहले से इनिशियल से, जब से आपके पास रिकॉर्ड है, इनिशियल से अब तक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर कितना है, तो आप कितना हो जाएगा, अब 100 हो जाएगा, जो लगा रहे हो वही तो उतना है ना, तो अब 100 हो गया, ठीक है। तो पहले हम 200 का केस देते हैं, आप कितना लगा रहे हो, 100, तो पहले आपका ज़्यादा था, अब क्या है कम, तो OCR क्या हो गया, OCR आपका ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब पहले आपका प्रेशर ज़्यादा लग चुका है, तो OCR आपका ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ग्रेटर देन 1, तो ये हो गया ओवर कंसोलिडेटेड, ओवर कंसोलिडेटेड, है ना, ओवर कंसोलिडेटेड। अब बोला नहीं, अब पहले कितना लगा है, पहले 50 लगा है, तो अभी सिग्मा डैश सी कितना हो गया, अब 100 हो गया, और अभी भी कितना लग रहा है, अभी भी 100 लग रहा है, तो OCR कितना हो जाएगा, OCR यहाँ पर 1 हो गया। तो जितना मतलब अभी जो प्रेशर लग रहा है ना, उतना ही प्रेशर, उससे ज़्यादा प्रेशर पहले नहीं लगा है, तो अभी जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही प्रेशर आपका मैक्सिमम है। तो ये आपका हो गया नॉर्मली कंसोलिडेटेड, नॉर्मली कंसोलिडेटेड, ठीक है। तो ये हो गया NC, ये हो गया आपका OC। OCR ग्रेटर देन 1 मतलब पहले ज़्यादा प्रेशर लग चुका है, तो ओवर कंसोलिडेटेड। अब एक है बचा है OCR लेस देन 1, तो सिग्मा डैश सी इज लेस देन 1, तो सॉरी सिग्मा डैश सी इज लेस देन सिग्मा डैश, तो ये आपका केस हो जाता है, ये आपका रहता है अंडर कंसोलिडेटेड, है ना, अंडर कंसोलिडेटेड,
अंडर कंसोलिडेटेड। तो ये इतना ध्यान नहीं देना, जो क्वेश्चंस रहते हैं या टाइप ऑफ सॉइल रहता है इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन ये तो नहीं आएगा कि ओसीआर ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, ओसीआर इक्वल टू 1 तो है तो क्या है। आपको ये ध्यान रखना है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले क्या होता है या नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले क्या होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका इक्वल टू 1 हो गया तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड। ओसीआर क्या हो गया, सिग्मा डैश सी बाय सिग्मा डैश। सिग्मा डैश सी क्या है आपका, प्री कंसोलिडेशन, पहले से अब तक कितना मैक्सिमम स्ट्रेस लगा है, सिग्मा डैश अभी कितना स्ट्रेस लग रहा है। तो अगर ग्रेटर इक्वल टू 1 है मतलब दोनों इक्वल है ना, पहले कभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लग रहा है, दोनों 1 है तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड हो गया। ग्रेटर देन 1 है मतलब पहले ज़्यादा स्ट्रेस लग चुका है तो ये ओवर कंसोलिडेटेड हो गया। और लेस देन 1 है तो आपका अंडर कंसोलिडेटेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम।